हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 का चैप्टर 2 प्रशासनिक प्रबंधन। पारंपरिक या शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले यह प्रशासन का पहला सिद्धांत है जिसका विकास 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक हैं हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, लिंडन उल्रिच, जेडी मूनी, एसी रैले, मैरी पार्कर फॉलेट और आर सेल्टन। ये सारे राजनीतिज्ञ हैं और ये सब शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। 1935 में गुलिक और उर्वरिक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ यह सिद्धांत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। यह पुस्तक प्रशासन के शास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन है। इस दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का अर्थ एक औपचारिक ढांचा जिसकी रचना विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों और उपनियमों के आधार पर की जाती है। संगठन के जितने भी पद हैं उन सब पर उचित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। संगठन की योजना बनाने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि कितने व्यक्तियों को कहाँ कहाँ नियुक्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल का सिद्धांत। हेनरी फेयोल का सिद्धांत क्या था? हेनरी फेयोल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे। सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ रहे हैं। हेनरी फेयोल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर थे जो उद्योगपति और सफल प्रबंधक माने जाने वालों में प्रमुख थे, जिनका प्रबंधन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान था। प्रबंधन प्रक्रिया विचारधारा के शुरुआती अग्रदूत में से एक हैं। उन्होंने कहा है कि एक सिद्धांत की अनुपस्थिति के कारण प्रबंधन एक उपेक्षित गतिविधि थी, इसीलिए उनका काम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत की आधारशिला पर बन गया है। लोक प्रशासन में उनका सबसे प्रमुख योगदान उनका पेपर द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट जो कि 1923 में आया था। इसके अलावा उनका काम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1908 में अपने आप में उल्लेखनीय है। एक प्रबंधक के रूप में अपने लंबे अनुभवों के आधार पर फेयोल ने प्रबंधन के कर्तव्यों के 5 तत्वों की पहचान की जो इस प्रकार हैं: नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। ये 5 हैं। यह वर्गीकरण प्रबंधन सिद्धांत के क्षेत्र में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जो बदलते समय के साथ बाद के सिद्धांतकारों द्वारा बाद में संशोधित किया गया है। उन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को दिया है जो इस प्रकार हैं। पहला, कार्य का विभाजन। कार्य का विशेषज्ञता का निर्माण करता है और कार्य के अधिक कुशल उत्पादन का परिणाम देता है। दूसरा, प्राधिकार और जिम्मेदारी। प्राधिकार और जिम्मेदारी का सह अस्तित्व किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए उसी निश्चित प्राधिकरण
के साथ मनोनीत किया जाना चाहिए। अनुशासन, अनुशासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनुशासन अच्छे काम में विश्वास रखने और वरिष्ठों से आदेशों को पूरा करने में परिश्रम दिखाने पर बल देता है। चौथा, आदेशों की एकता। आदेश की एकता एक एकल वरिष्ठ प्रभारी प्रमुख के प्रति जवाबदेह होने के लिए मजबूर करती है। पांचवा, दिशा निर्देशों की एकता। दिशा निर्देशों की एकता से अभिप्राय है कि एक नेता को एक योजना के बाद समूह का नेतृत्व करना चाहिए। इसका उद्देश्य एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकता और एकरूपता लाना है। छठा, व्यक्तिगत हितों की सामान्य हितों के प्रति अधीनता। संगठन के सामान्य हित के लिए व्यक्ति के निजी हित को अधीन करना, ताकि सभी की भलाई के लिए निजी हित या कुछ लोगों की सेवा से समझौता ना किया जाए। सातवां, कर्मियों का पारिश्रमिक, यानी जो काम कर रहे हैं वो लोग, है ना, उन्हें कर्मियों बोला जाता है, यानी मजदूर बोल सकते हैं हम। कर्मियों को उचित पारिश्रमिक जो नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के लिए संतोषजनक हो और अनुकूल कार्य वातावरण के परिणाम देता हो। आठवां है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण इस बात पर बल देता है कि प्रबंधकों को पहल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। जो पहल की जाती है वह प्रत्येक मामले के संदर्भ पर निर्भर करती है। नौवां, स्केलर चेन। स्केलर श्रृंखला उच्चतम से निम्नतम स्तर तक किसी संगठन में पर्यवेक्षकों की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। 10वां, आदेश। आदेश से अभिप्राय है कि प्रत्येक कारक को उनके सही स्थान पर रखना अपने कार्यों और उद्देश्य के अनुसार इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। इस प्रकार कर्मियों का एक वैज्ञानिक चयन और नियुक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि वे अपनी सेवाएं प्रभावी ढंग से देने में सक्षम हैं। 11वां, निष्पक्षता। संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से समर्पित और निष्ठावान कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह संगठन के प्रति कर्मचारी की निष्ठा और ईमानदारी में योगदान देगा। 12वां, कर्मियों के पदावधि की स्थिरता, यानी की पोजीशन, है ना। उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों के लिए कार्यकाल की स्थिरता का निर्माण करना। 13वां है पहल। नए विचारों और नवाचारों का सुझाव देने में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए पहल प्रदान करना। 14वां, सामंजस्य। संगठन को मजबूत करने के लिए कर्मियों के बीच सहयोग व सामंजस्य को बढ़ावा देना। ये 14 सूत्र हमारे समाप्त हो गए। अब हम पढ़ेंगे लूथर गुलिक के बारे में, ठीक है। लूथर गुलिक का परिचय पढ़ेंगे पहले। टेलर और हेनरी फेयोल के कार्यों ने शास्त्रीय संगठन और प्रबंधन सिद्धांत में योगदान दिया। तदुपरांत संगठन के सिद्धांत की सफलता के कारण इनको लोक प्रशासन में संश्लेषित और एकीकृत किया गया। गुलिक और उर्वरिक के कार्यों ने प्रशासन के विज्ञान के विकास में बड़ा योगदान दिया और उनके कार्य द पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में प्रकाशित हुआ। इस संबंध में उल्लेखनीय है गुलिक और उर्वरिक के विचार, प्रक्रिया,
सिविल सेवा, सैन्य और औद्योगिक संगठनों में काम करने के अपने अनुभवों से ओतप्रोत हैं और इसने लोक प्रशासन के कामकाज पर अपने दृष्टिकोण का निर्माण किया है। इस प्रकार इस उपागम को संरचनात्मक उपागम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गुलिक और उर्वरिक ने प्रशासन की संरचना के विकास पर अधिक ध्यान दिया है। तदनुसार उन्होंने प्रशासनिक संरचनाओं के डिजाइन के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया। गुलिक ने प्रशासन के 10 सिद्धांत बनाए, जो इस प्रकार हैं। पहला, कार्य का विभाजन और विशेषज्ञता। दूसरा, विभागीय संगठनों के आधार। तीसरा, पद सोपान द्वारा समन्वय। चौथा, विमर्शित समन्वय। पांचवा, समितियों के अंतर्गत समन्वय। छठा, विकेंद्रीयकरण। सातवां, आदेश की एकता। आठवां, लाइन तथा स्टाफ। नौवां, प्रत्यायोजन। 10वां, नियंत्रण का क्षेत्र। गुलिक और फेयलो द्वारा शुरू किए गए प्रशासन के 5 तत्वों गुलिक फेयलो द्वारा शुरू किए गए प्रशासन के 5 तत्वों से प्रभावित थे। इसे और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पोस्ट कार्ड का संक्षिप्त रूप प्रतिपादित किया। प्रत्येक शब्द एक प्रशंसक के साथ कार्यों में से किसी न किसी एक को अभिव्यक्त करता है। पोस्ट कार्ड को संक्षिप्त रूप में अब यहाँ आगे बताया गया, जैसे P फॉर प्लानिंग। यहाँ पे P फॉर प्लानिंग है, योजना बनाना। प्रत्येक प्रशासकीय कार्य को संपन्न करने से पहले उसकी एक योजना बना ली जाती है। यह तय कर लिया जाता है कि कार्यों को पूरा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाएगा। भारत के विकास के लिए अपनाई गई पंचवर्षीय योजना इसका उदाहरण है। दूसरा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना। योजनाएं बनाने के बाद संगठन का निर्माण किया जाता है। इसके अनुसार अधिकारी वर्ग का ढांचा तैयार किया जाता है और जो कार्य किया जाना है उसे निश्चित उपविभागों में प्रबंधित किया जाता है। एस, स्टाफ, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। संगठन के बाद उसके विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। उनके परीक्षण और कार्य करने की अनुकूल दशाओं का प्रबंध किया जाता है। फिर डी आया। डी से लिखेंगे डायरेक्शन, निर्देशन करना। डायरेक्टिंग करते हैं, निर्देशन देना, निर्देश देना। कर्मचारी वर्ग के पथ प्रदर्शन के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा आज्ञाएं एवं निर्देश दिए जाते हैं। फिर आया कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना या समन्वय बनाना। संगठन के विभिन्न विभागों में संघर्ष नहीं हो, इसके लिए उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। आर, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। संगठन के प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के संबंध में उन लोगों को सूचनाएं प्रदान करना जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। बजटिंग, बजट तैयार करना। वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है। इसके अंतर्गत वित्तीय योजनाएं तैयार करना, लेखा जोखा तथा प्रशासकीय विभागों को वित्तीय वित्तीय साधनों के द्वारा अपने नियंत्रण में रखना आदि बातें सम्मिलित हैं। अब हम पढ़ेंगे उर्वरिक द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। अब ये उर्वरिक ने दिए हैं।
उर्वरिक का पहला सिद्धांत है उद्देश्य। उनका मानना था कि प्रत्येक संगठन का एक स्पष्ट उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा समतुल्यता, जिम्मेदारी और प्राधिकार के बीच समानता की समतुल्यता होनी चाहिए। तीसरा जिम्मेदारी, वरिष्ठ क्रमिक अपने अधीनस्थों के काम के लिए जवाबदेह होता है। चौथा है स्पेन ऑफ कंट्रोल, एक पर्यवेक्षक प्रभावी रूप से केवल सीमित संख्या में 5 से 6 लोगों की देखरेख कर सकता है यदि उनका कार्य आपस में जुड़ा हुआ है। अधिक श्रमिकों के साथ पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेदारी नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। पांचवा है स्केलर सिद्धांत, एक पिरामिड संरचना में पदानुक्रम का आयोजन। और छठा है विशिष्टीकरण, किसी भी काम को एकमात्र जिम्मेदारी तक सीमित करना, इससे कार्य के विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। सातवां समन्वय, संगठन के विभिन्न अंगों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करना समन्वय कहलाता है। निर्धारण का सिद्धांत, प्रत्येक क्रमियों के कर्तव्यों को निर्धारित करने का सिद्धांत है। प्रशासन के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। अब हम सामान्य सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला, विभागीकरण का सिद्धांत प्रशासन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत स्वयं ही उन आधारों का समाधान करता है जिन पर संगठन में कार्य का विभाजन हो सकता है और विभागों का सृजन किया जाता है। लूथर गुलिक ने 4 आधारों की पहचान की है। इन पर भिन्न भिन्न विभाग बनाए गए हैं। ये आधार निम्न प्रकार के हैं। उन्हें सामान्यतः गुलिक ने 4Ps के रूप में जाना जाता है। पहला है उद्देश्य, मतलब पर्पस, 4Ps। उद्देश्य का अर्थ किसी संगठन के प्रमुख कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करना और तदनुसार वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर विभागों का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, प्रक्रिया, प्रोसेस, एक प्रक्रिया के साथ काम करना जिसके पूरा करने के लिए कौशल की आवश्यकता या प्रौद्योगिकी जैसे सॉफ्टवेयर कौशल या आशुलिपि के संदर्भ में समान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दूसरा, व्यक्ति या पर्सन। तीसरे, काम, ग्राहकों, युद्ध के दिग्गजों, पेंशन विभागियों, उद्योगों आदि जैसे ग्राहकों की सेवा के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। गुलिक का मानना है कि विभाग के सदस्य विशेष कौशल विकसित करते हैं जब उनके कार्यों की रूपरेखा किसी विशेष समूह को पूरा करती है। दूसरा, प्लेस, स्थान। चौथा, अंत में कार्य क्षेत्र या आधार के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रमियों को उस क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है जो वे नोएडा, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में सेवा करते हैं, और तदनुसार विभाग बनाए जा सकते हैं। ये सदस्यों को क्षेत्र विशेषज्ञ बनाने के लिए बढ़ावा देगा और उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान के साथ यह उस क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देगा। दूसरा पॉइंट है औपचारिक प्रशासनिक संरचना। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन को एक औपचारिक संरचना का उपयोग करके निर्मित किया जाना चाहिए जिसमें एक टॉप डाउन उपागम होते हैं। यह एक पदानुक्रम संरचना है। तीसरा, एकल प्रबंध
कारणी। गुलिक और उर्वरिक ने समितियों के नेतृत्व वाले एक संगठन के बजाय एक एकल शीर्ष अधिकारियों पर जोर दिया, जबकि आदेश पदानुक्रम या पद सोपानिक व्यवस्था में रह सकता है। वे जानते थे कि यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह कार्यात्मक पर्यवेक्षक दक्षता बढ़ाता है। गुलिक ने तर्क दिया है कि इस सिद्धांत के फायदे भ्रम, अक्षमता और गैर जिम्मेदार जैसे नकारात्मकताओं से आगे निकल जाते हैं, जो इस सिद्धांत का उल्लंघन होने पर अनुसरण करेंगे। चौथा है स्टाफ सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए कुछ गतिविधियों को निर्धारित करना है जो संगठन के कामकाज में कार्यकारी को सहायता प्रदान करेगा। पांचवा है प्रत्यायोजन। इस सिद्धांत के प्रत्यायुक्तों के लिए सीखने के महत्व पर अधिक जोर दिया है, जबकि प्रशासकों ने भी अभी भी उनके साथ अपेक्षित प्राधिकार बनाए रखा है। उर्वरिक ने अधिक कौशल कामकाज के लिए प्रशासकों को प्रत्यायुक्तों के लिए पहल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही यह भी बताया है कि कब प्रत्यायोजन को सौंपना है। अधीनस्थ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हैं और न ही स्पष्ट प्रतिनिधि मंडल के बिना अपने सौंपे गए कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। इन्हें अपने अधीनस्थों की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार प्राधिकरण और जिम्मेदारी को एक समान और परिभाषित होना चाहिए। उन्होंने जिम्मेदारी अधिकार के समतुल्यता के सिद्धांत पर भी बल दिया है। छठा, नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत के अनुसार पर्यवेक्षक अधीनस्थों की कुछ संख्या से अधिक को नियंत्रित नहीं कर सकता है। उर्वरिक के अनुसार कोई भी पर्यवेक्षक 5 से अधिक के कार्यों का पर्यवेक्षण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है या अधिक से अधिक अधीनस्थों के कार्यों का पर्यवेक्षण तब कर सकता है यदि उनका कार्य आपस में जुड़ा हो। इस सिद्धांत का आधार मनोवैज्ञानिक अवधारणा ध्यान का विस्तार है। इसे हम ब्रैकेट में करेंगे, ध्यान का विस्तार है। महत्व क्या है? अपनी सीमाओं के बावजूद पारंपरिक विचारधारा के सांगठनिक विचारधारा और प्रशासनिक चिंतन के उद्भव में निम्नलिखित रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहला, पारंपरिक विचारधारा की सीमाओं ने ही सांगठनिक विचारधारा और व्यवहार में जांच पड़ताल और शोधों की शुरुआत की है। वास्तव में शास्त्रीय दृष्टिकोण को 20वीं सदी के प्रशासनिक चिंतन की बुनियाद माना जाता है। दूसरा, पारंपरिक विचारधारा ने प्रशासन में अवधारणाओं के एक समुच्चय को सूत्रबद्ध किया और एक शब्दावली विकसित की जो बाद के शोधकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरा, शास्त्रीय चिंतकों ने प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया। अब तक इसे कला माना गया था। इस प्रकार इसने वुडरो विल्सन अर्थात प्रशासन के पिता के प्रशासन के विज्ञान के आह्वान का एक उत्तर दिया है। चौथा, पारंपरिक विचारकों ने कुछ विशेष प्रबंधन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जिसमें लोक प्रशासन अकुशल था, जैसे रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग और बजट बनाना।
5वां, यह विचार व्यक्त करने वाले पारंपरिक चिंतक पहले थे जिन्होंने कहा था कि प्रशासन स्वयं एक अलग गतिविधि है जिस पर बौद्धिक जांच होनी चाहिए। 6, तार्किक, तर्क संगत और कुशल संगठनात्मक ढांचे के निर्माण में पारंपरिक विचारधारा ने व्यवहारिक सुझाव दिए। 7वां, औद्योगिक संगठनों में उत्पादन को तर्कसंगत बनाने और प्रोत्साहित करने में पारंपरिक विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आलोचना, शास्त्रीय अथवा पारंपरिक विचारधारा की विभिन्न आधारों पर आलोचना भी की जाती है, वो तो हमेशा होता है। पहला, संगठन की एक अवैज्ञानिक विचारधारा के रूप में इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इस विचारधारा की वैज्ञानिक स्थितियों में परख नहीं हुई है। यह विचारधारा और अनिरंतरता और सूक्ष्मता के अभाव से भरपूर है। हर्बर्ट साइमन व डवाइट वॉल्डो, राजनीतिज्ञ हैं कोई, का मानना है कि पारंपरिक स्कूल द्वारा प्रयोग की गई पद्धतियाँ वैज्ञानिक नहीं हैं। दूसरा, यह विचारधारा संगठन के मानवीय आयाम यानी प्रबंधन या प्रशासन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा करती है। वारेन बेनिस ने टिप्पणी की है कि पारंपरिक विचारधारा का ध्यान जनता रहित संगठन पर है, अतः साइमन ने इसे मशीन मॉडल विचारधारा के रूप में वर्णित किया है। तीसरा, पारंपरिक विचारधारा की व्याख्या एटमीय रूप में की गई है क्योंकि यह मनुष्यों को संगठन के साथ मनुष्यों से काट कर देखती है। उसी प्रकार इसकी व्याख्या स्वेच्छतापूर्ण विचारधारा के रूप में की गई है क्योंकि यह मानती है कि मनुष्य सामाजिक नियंत्रण यानी समूहों द्वारा नियंत्रण के प्रति प्रतिरक्षित है। चौथा, यह विचारधारा यांत्रिक है क्योंकि यह संगठनिक व्यवहार की गति को समझ पाने में असफल है। यह मनुष्य को निष्क्रिय औजार या संगठन के यंत्र का एक पुर्जा मात्र समझती है। यह कर्मचारी से ज़्यादा कम सारोकार रखती है। इस प्रकार यह संगठन में मानवीय कारक को कम करके आंकती है। पांचवा, इस विचारधारा में अति सरलीकृत मानव प्रेरणा है। यह मान लेती है कि प्रत्येक कर्मचारी एक आर्थिक मनुष्य है जो अपनी आय को अधिकतम बनाने में रुचि रखता है। इसके अनुसार इसमें गैर आर्थिक कारकों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यानी इसने मानव प्रेरणा के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर बल नहीं दिया है। एल्टन मेयो ने हॉर्थन प्रयोग ने सिद्ध कर दिया है कि कर्मचारी महज आर्थिक कारकों से भी प्रेरित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपसंहार या निष्कर्ष। इस उपागम के सिद्धांत और व्यवहार प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस उपागम के सिद्धांत अक्षमता और कम उत्पादन की समस्याओं को हल करने के प्रयास रूप में उत्पन्न हुए, जिसका उद्योग सामना कर रहे थे। इसने बड़े पैमाने पर संगठन के प्रभावी कामकाज को सक्षम किया है, जो कि समकालीन संगठनों द्वारा अपनाई गई है। कई आलोचनाओं के बावजूद प्रशासन के विज्ञान के अध्ययन में सिद्धांतों की प्रासंगिकता खारिज नहीं की जा सकती है। उपागम के समर्थकों ने स्वयं अपने सिद्धांतों की कुछ सीमाओं को पहचान कर उनमें संशोधन के सुझाव भी दिए हैं।
गुलिक द्वारा प्रशासन में मानवीय मूल्यों को पहचानने का महत्व इसका एक उदाहरण है। इस प्रकार यह भविष्य के छात्रों के लिए लोक प्रशासन को समझना अवसरों से युक्त चुनौती होगी, जो बदलते संदर्भ के आधार पर इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग की गतिशील प्रकृति को समझने और व्यवस्थित करने का कार्यभार संभालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।